हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आईपी हेडर के ऑप्शंस फील्ड के बारे में समझेंगे। दोस्तों, हमने अभी तक देखा कि आईपी हेडर के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है फिक्स पार्ट और दूसरा पार्ट होता है वेरिएबल पार्ट। फिक्स पार्ट की साइज जो होती है दैट इज 20 बाइट्स, लेकिन जो वेरिएबल पार्ट होता है उसकी साइज वेरिएबल होती है और इस वेरिएबल पार्ट को हम ऑप्शंस फील्ड कहते हैं। Now this options field is optional. It is up to the sender whether to use this field or not. In most of the cases, this field is not used in IP header, but इस field को समझना जरूरी है। ठीक है, तो आओ इस वीडियो में हम इस field के बारे में समझते हैं। Now, as I told you that the length of this field is variable and its length can vary from 0 byte to 40 bytes. If it is 0 bytes, it means this field is not there in the IP header, and if it is 40 bytes, it means it has been used at its maximum, right? You can have any length of options field from 0 to 40. You can use options field of 20 bytes only, but the compulsion is आप जो भी size use करें that should be multiple of 4. It means it must align to the 4 byte word boundary. ठीक है, and if it is not aligning to the 4 byte word boundary, then we add padding bits, right? तो ये सारी चीजें हम options field में देखेंगे। तो आओ देखते हैं। So ये options field का पूरा फॉर्मेट है। The first byte in options field is for code. It is called code field. Next is length field. This length field defines the length of options field, and then there is a variable size of data. Now this code field is divided in three parts. The most significant bit is copy bit. This bit says whether these all options should be copied into all fragments of this packet or not. It means हमने इसके अगले वीडियो में देखा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कब होता है? जब आपका पैकेट मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट की साइज से बड़ा हो, right? So when fragmentation occurs, a particular packet is divided into set of fragments, and each and every packet fragment will now act as an individual packet, right? So ये जो most significant bit है ये बताता है कि अगर इसकी वैल्यू 0 है, इट मींस अगर इस पैकेट का फ्रेगमेंटेशन होता है तो इस पैकेट में जो ऑप्शंस फील्ड है उसको सिर्फ पहले फ्रेगमेंट में ही कॉपी करना है, और अगर उसकी वैल्यू 1 है तो ये बताता है कि अगर इस पैकेट का फ्रेगमेंटेशन होता है तो इस पैकेट में जो ऑप्शंस के फील्ड है और जो ऑप्शंस के डेटा है उसको आपको हर एक फ्रेगमेंट में कॉपी करना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास बिट्स जिसमें दो बिट्स है। सो यूजिंग टू बिट्स यू कैन हैव फोर डिफरेंट वैल्यूज एंड दीज आर दोस फोर वैल्यूज 0 0 0 1 1 0 1 1। उसमें से 0 1 और 1 1 आर रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज। 0 0 इज डेटाग्राम कंट्रोल। ऑलमोस्ट ये जो जितने भी हम ऑप्शंस फील्ड देखते हैं उसमें ये डेटाग्राम कंट्रोल यूज होता है। एंड 1 0 इज फॉर डिबगिंग एंड मैनेजमेंट, राइट? एंड जो लास्ट 5 बिट्स है इस कोड के लास्ट 5 जो बिट्स है दैट डिफाइंस द नंबर। यहाँ पर हम अलग अलग ऑप्शंस फील्ड के जो मैसेजेस है उसको नंबर देते हैं। इफ ऑल दिस बिट्स आर 0 इट मींस एंड ऑफ ऑप्शन। इफ the least significant bit is 1, that means no operation. 0 0 0 1 1 means lose source root. 0 1 0 0 1 means strict source root. 0 0 1 0 0 means timestamp and 0 0 1 1 means record root. इन सब के बारे में आओ हम डिटेल में देखते हैं। तो इस ऑप्शंस फील्ड को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि एक सिंगल बाइट ऑप्शंस फील्ड एंड सेकंड इज मल्टीपल बाइट ऑप्शंस फील्ड। सिंगल बाइट ऑप्शंस फील्ड में ये दो वैरायटीज है, वन इज नो ऑपरेशन एंड सेकंड इज एंड ऑफ ऑप्शन। एंड मल्टी बाइट ऑप्शंस फील्ड में रिकॉर्ड रूट है, स्ट्रिक्ट सोर्स रूट है, लूज सोर्स रूट है और टाइम स्टैम्प है। नाउ ये जो नो ऑपरेशन फील्ड है जिसका कोड हमने देखा कि जिसमें लास्ट 5 जो बिट्स होते हैं कोड पोर्शन के वो होते हैं 0 0 0 0 1, right? The purpose of this no operation field is padding. जैसे मैंने बोला कि ये जो ऑप्शंस फील्ड है इसकी लेंथ मस्ट अलाइन टू द 4 बाइट वर्ड बाउंड्री, मतलब उसकी लेंथ it should be multiple of 4. If it is not multiple of 4, then we use this no operation field to make it in the multiple of 4, right? So आप यहाँ पर देख सकते हो, मानो ये मेरा 11 बाइट का ऑप्शन है, ये जो येलो पोर्शन में है यहाँ ये हमारा डेटा है जो कि 11 बाइट्स का है।
Now 11 is not multiple of 4, so what we'll do, we'll pad no operation field before this. तो टोटल 12 बिट्स का मेरा 12 बाइट्स का मेरा ऑप्शंस फील्ड बन गया जो कि 4 का मल्टीपल है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने ये जो 7 बाइट का ऑप्शंस था उसमें पीछे नो ऑपरेशन फील्ड लगा दिया तो वो 8 बाइट का बन गया। So this is no operation field. Second one is end of option field. This end of option field denotes the end of option and then it denotes कि अब इसके बाद हमारा डेटा शुरू होगा। मतलब इसके यहाँ पर ऑप्शंस फील्ड खत्म हो चुका है, अब इसके बाद जो पेलोड है आईपी हेडर का, दैट पेलोड इज स्टार्टिंग, राइट। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड रूट ऑप्शन फील्ड। दोस्तों ये रिकॉर्ड रूट ऑप्शन फील्ड का यूज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है टू डिटरमाइन वेदर व्हाट पाथ माय पैकेट इज फॉलोइंग इन रीचिंग फ्रॉम दिस सेंडर टू दिस डेस्टिनेशन, और फिर वो जो उसको पाथ मिलता है उसके ऊपर से वो कुछ नेटवर्क एंड मैनेजमेंट के कुछ डिसीजन लेता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेरा पहला बाइट है। इस फर्स्ट बाइट में यहाँ पर हम कोड लिख रहे हैं, यहाँ पर होता है लेंथ और यहाँ पर होता है पॉइंटर। तो ये सिर्फ 3 बाइट हुए, ये एक बाइट, ये दूसरा बाइट और तीसरा बाइट। चौथा बाइट यहाँ पर आता है नो ऑप्शन, सॉरी चौथा बाइट यहाँ पर आता है नो ऑपरेशन, जो कि पैडिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, नाउ इस रिकॉर्ड रूट में यहाँ पर काफी सारी एंट्रीज होती है, फर्स्ट आईपी एड्रेस, सेकेंड आईपी एड्रेस, लास्ट आईपी एड्रेस। इनिशियली ये एंट्रीज ब्लैंक होती है। जब हमारा पैकेट किसी सेंडर से आगे किसी राउटर के पास जाता है, देन दैट राउटर ऐड इट्स ऑन आईपी एड्रेस। फिर वो आगे जब दूसरे राउटर के पास जाता है, वो राउटर अपना खुद का आईपी एड्रेस यहाँ पर ऐड करता है। तो जब वो पैकेट वापस आता है तब हमारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को वो कंप्लीट पाथ मिलता है जहां से हमारा पैकेट सेंडर से डेस्टिनेशन तक की ये जो जर्नी है वो तय करता है। तो इसे बहुत एक अच्छे से डायग्राम से समझते हैं कि मान लो मेरा सेंडर है ये 67.34.30.6 एंड मेरा रिसीवर है ये, राइट, और इन बिटवीन देयर आर 3 राउटर्स 1 2 एंड 3। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो कोड फील्ड है उसकी वैल्यू है 7, ये जो बाइनरी इसकी वैल्यू थी उसका डेसिमल होता है 7, राइट। ये जो है दैट इज 15 इज द लेंथ, दैट हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन द ऑप्शंस फील्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये येलो वाले ये 4 बाइट, ये दूसरे 4 बाइट, ये तीसरे 4 बाइट, 4 इंटू 3 टोटल 12 बाइट्स हो चुके, ये 13, ये 14 और ये बन गया 15। तो टोटल 15 बाइट का हमारा ऑप्शंस फील्ड है। ये जो पोर्शन है ये दैट इज पॉइंटर, आप यहाँ पर देख सकते हो, दैट इज नथिंग बट अ पॉइंटर दैट डिफाइंस कि हमारे राउटर को कहां पर उसका आईपी एड्रेस कॉपी करना है। तो इनिशियली उसकी वैल्यू है 4, ये 4 क्यों है, क्योंकि ये है 0, ये फर्स्ट बाइट है, ये सेकेंड बाइट है और ये थर्ड बाइट है। तो फोर्थ बाइट पे उसको अपना आईपी एड्रेस कॉपी करना है। ठीक है, तो अब ये इसके ऊपर यहाँ पर आईपी हेडर है जो स्टैंडर्ड आईपी हेडर है, और इसके बाद यहाँ पर हमारा ऑप्शंस फील्ड शुरू होता है, राइट। तो ये पैकेट जब हमारे इस राउटर के पास जाता है, ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर पहले चेक करेगा हमारे आईपी हेडर की एचलैन फील्ड। वो एचलैन फील्ड की वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड आईपी हेडर के 20 बाइट्स और इसके कितने बाइट 16, 20 प्लस 16 दैट इज 36 बाइट हुए, 36 डिवाइड बाय 4 दैट इज 9। सो ये राउटर चेक करेगा कि आईपी हेडर के एचलैन फील्ड की वैल्यू है 9, जो कि 5 से ज्यादा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके अंदर ऑप्शंस फील्ड है, तो मेरा राउटर इसके अंदर ऑप्शंस फील्ड को देखने आएगा। फिर वो यहाँ पर देखेगा कि भाई इसकी वैल्यू 7 है, कोड फील्ड की वैल्यू 7 है, मतलब ये रिकॉर्ड रूट ऑप्शन है, तो मुझे आईपी एड्रेस मेरा यहाँ पर कॉपी करना है। कहां पर कॉपी करना है, तो ये हम पॉइंटर से उसे बताते हैं कि भाई ये 4th बाइट पे तुझे कॉपी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस राउटर का जो आईपी एड्रेस है 140.10.6.3, इस राउटर ने अपना आईपी एड्रेस यहाँ पर कॉपी कर दिया, और यहाँ पर कॉपी करने के बाद वो इस पॉइंटर की वैल्यू 4 बढ़ा देगा, राइट। सो नाउ इट इज 8। तो नेक्स्ट राउटर अपना आईपी एड्रेस 8th बाइट पे कॉपी करना शुरू करेगा, राइट। अपने 8th बाइट पे वो अपना आईपी एड्रेस कॉपी करेगा। सो नाउ दिस पैकेट विल बी फॉरवर्डेड, और वो पैकेट जब इस राउटर के पास आता है, ये राउटर अपना खुद का आईपी एड्रेस ऐड करता है, दैट इज 20.14.7.9, यहाँ पर वो आईपी एड्रेस ऐड करता है, और इस पॉइंटर की वैल्यू 8 से वो करता है 12, राइट। तो 4
प्लस 4 8 प्लस 4 12 और उसके बाद मतलब 0 to 11 और उसके बाद 12th बाइट पे अभी नेक्स्ट राउटर को अपना आईपी एड्रेस कॉपी करना है. सो व्हेन इट गोस to this router copies its own IP address and it makes it 16 and then my packet reaches to the destination. और फिर यही पैकेट पूरा वैसा का वैसा रिसीवर अपने सेंडर को वापस भेजता है. तो हमारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को पता चलता है कि इन द जर्नी फ्रॉम दिस सोर्स टू दिस डेस्टिनेशन मेरे पैकेट ने ये राउटर के पास से होकर के वो गया. राइट. सो दिस इज रिकॉर्ड रूट ऑप्शन. नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट सोर्स रूट. दोस्तों अब ये सोर्स रूट ऑप्शन इसलिए है कि किसी सेंडर को ये इतना फिक्स करना हो कि कंपलसरी मेरे पैकेट को इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक जाना हो तो उसे कंपलसरी इसी राउटर के पास से होकर के जाना पड़ेगा. राइट. तो उसे बोलते हैं हम सोर्स रूट ऑप्शन. सोर्स रूट ऑप्शन क्यों बोलते हैं क्योंकि इस रूट को सोर्स डिफाइन करता है. A sender means a source is defining a particular route for this packet to reach to a particular destination. अब इसमें दो वेराइटीज होती है. वन इज स्ट्रिक्ट सोर्स रूट, सेकेंड इज लूज सोर्स रूट. स्ट्रिक्ट सोर्स रूट का मीनिंग ये है हमारे राउटर को हमारे पैकेट को कंपलसरी यहाँ पर जो राउटर के आईपी एड्रेसेस दिए गए हैं उन्हीं के ऊपर से होकर जाना पड़ेगा. जबकि लूज सोर्स राउटिंग का मीनिंग ये है कि हमारा जो पैकेट है वो यहाँ पर जो आईपी एड्रेसेस दिए गए उसके अलावा और किसी राउटर के ऊपर से होकर के जा सकता है, लेकिन उसको यहाँ पर जो आईपी एड्रेसेस दिए गए उनको तो कंपलसरी विजिट करना ही पड़ेगा. राइट. तो ये दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, स्ट्रिक्ट सोर्स रूट और लूज सोर्स रूट. आओ देखते हैं एग्जांपल से. तो ये है मेरा सोर्स. अब दोस्तों जब हम ये स्ट्रिक्ट सोर्स रूट ऑप्शन चूज करते हैं तो हम उसमें डेस्टिनेशन फील्ड में आईपी एड्रेस के डेस्टिनेशन फील्ड में हमारे नेक्स्ट होप डालते हैं. राइट. तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे इस सोर्स से पैकेट को इस डेस्टिनेशन तक भेजना है. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिफाइनिंग द कंप्लीट पाथ. मैं यहाँ पर सब आईपी एड्रेस दे देता हूँ. मैं उसे पहले बोलता हूँ पहले तुझे इस वाले आईपी एड्रेस वाले राउटर पे जाना होगा तो मैं इसे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में कॉपी करूंगा. फिर 140.10.5.4 को मैं यहाँ पर ऑप्शंस फील्ड में कॉपी करूंगा. फिर इसको नेक्स्ट ऑप्शंस फील्ड में कॉपी करूंगा और मेरे डेस्टिनेशन को लास्ट में यहाँ पर मैं कॉपी करूंगा. ठीक है. तो अब ये वाला पैकेट क्या करेगा, ये है मेरा इनिशियल सोर्स और ये है डेस्टिनेशन. तो यहाँ से वो डेस्टिनेशन तक आ जाएगा. तो यहाँ से इस राउटर तक का पाथ था तो उसमें हमारे पैकेट की कंडीशन कुछ ऐसी थी. अब वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है. सो नाउ माय डेस्टिनेशन विल बी चेंज. मेरा सोर्स कहीं पे चेंज नहीं होगा, माय डेस्टिनेशन विल बी चेंज. इंस्टेड ऑफ दिस माय डेस्टिनेशन नाउ विल बी दिस 140.10.5.4. सो आप यहाँ पर देख सकते हो इट हैज बीन चेंज टू 140.10.5.4. और यहाँ पर ये जो पॉइंटर फील्ड है, ये पॉइंटर फील्ड हमें बताता है कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा होगा. तो यहाँ पर ये 4 पहले वैल्यू थी, अब उस वैल्यू को हम कर देंगे 8. इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा पैकेट इस डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाए फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमें 8th बाइट पे मिलेगा. ठीक है. तो आप देखो यहाँ पर हमारा पैकेट जब इस वाले राउटर पे पहुंचता है, यहाँ पर पहुंच गया, उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन शुरू होता है ये यहाँ से 200.14.7.14. तो वो अभी हमारा डेस्टिनेशन फील्ड बन जाएगा. राइट. और हमारे पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी 12. तो अगेन ये क्या बताता है कि हमारा पैकेट इस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन की वैल्यू उसे 12th बाइट से मिलेगी. तो यहाँ से वो वैल्यू लेगा एंड देन इट विल रीच टू द डेस्टिनेशन. तो दोस्तों यहाँ पर हम ये फिक्स आईपी एड्रेसेस देते हैं, हमारे पैकेट को कंपलसरी वही फॉलो करना पड़ता है. द सेम थिंग इज इन लूज सोर्स राउटिंग. लेकिन लूज सोर्स राउटिंग में हम आईपी एड्रेस देते हैं उसके अलावा, मतलब यहाँ पर जो आईपी एड्रेसेस दिए गए उसके अलावा और किसी राउटर पे वो जा सकता है, लेकिन कंपलसरीली उसको इन आईपी एड्रेसेस वाले राउटर को तो विजिट करना ही पड़ेगा. दैट इज लूज सोर्स राउटिंग. द फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर इज सेम. यहाँ पर कोड वैल्यू है 131 जबकि स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग में कोड वैल्यू थी 137. नेक्स्ट इज टाइम स्टैम्प ऑप्शन. दोस्तों हमें ऐसा जानना हो कि हमें ऐसा लग रहा हो कि मेरे पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है,
एंड इफ आई वांट टू डिटरमाइन कि कहाँ पर एग्जैक्टली उसे ज्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए मैं ये टाइम स्टैम्प ऑप्शन का यूज करूंगा। इस टाइम स्टैम्प ऑप्शन के काफी वेरिएशंस है। उन वेरिएशंस को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं ये फ्लैग फील्ड का यूज करूंगा। तो पहले आओ वो देखते हैं वेरिएशंस, फिर उसका एग्जांपल देखेंगे। तो अगर मैं उस फ्लैग की वैल्यू 0 कर दूं, तो इसका मीनिंग ये हुआ, जिस राउटर के पास ये पैकेट जाएगा, वो राउटर अपने सिस्टम का जो टाइम स्टैम्प है, सिर्फ वो टाइम स्टैम्प यहाँ पर ऐड करेगा। फिर दूसरा राउटर यहाँ पर टाइम स्टैम्प ऐड करेगा, तीसरा राउटर यहाँ पर टाइम स्टैम्प ऐड करेगा। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम दो चीजें पूछ रहे हैं, एंटर आईपी एड्रेस एंड टाइम स्टैम्प। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर राउटर अपना आईपी एड्रेस भी डालेगा और टाइम स्टैम्प भी डालेगा। येलो पोर्शन में आईपी एड्रेस डालेगा, ग्रे पोर्शन में वो टाइम स्टैम्प डालेगा। फिर दूसरा राउटर अपना आईपी एड्रेस डालेगा, टाइम स्टैम्प डालेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर सिर्फ वो टाइम स्टैम्प डालेगा, आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं देगा। यहाँ पर वो दोनों चीजें देगा। एंड व्हेन वी मेक एन वैल्यू ऑफ फ्लैग इज 3, तो यहाँ पर हम मतलब सोर्स सेंडर यहाँ पर आईपी एड्रेस दे देगा, सिर्फ उन्हीं राउटर को अपना टाइम स्टैम्प यहाँ पर कॉपी करना है। मतलब हमें पता है कि ये कुछ राउटर्स है हमारे पाथ में जो कि शायद ज्यादा टाइम ले रहे होंगे। देन व्हाट विल डू, वी विल put IP address of those routers in this timestamp field, and then those routers has to put their timestamp in this gray field. यहाँ पर जिनका IP एड्रेस नहीं है, जिन राउटर का, उनको यहाँ पर अपना टाइम स्टैम्प कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑप्शंस फील्ड। आई होप आपको ये आईपी एड्रेस के आईपी हेडर के ऑप्शंस फील्ड के बारे में समझ में आ गया होगा। दोस्तों अभी रियल वर्ल्ड में कहीं पे ये ऑप्शंस फील्ड का यूज नहीं होता है, एंड नाउअडेज almost all systems has been switched to IPv6, but of course we have to learn IPv4 because अभी भी काफी सारी ऐसी systems है जहां पर IPv4 और IPv6 दोनों ही headers और दोनों ही addresses यूज होते हैं। But gradually after few years it will all systems will 100% use IPv6 addresses, IPv6 headers. Thank you very much.